हेलो दोस्तों, वेलकम टू द बासु क्लासेस। आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों यूपी टेट, सी टेट तथा सुपर टेट जैसी परीक्षाओं में जो शिक्षण कौशल एवं उनकी जो विधियां हैं उनसे रिलेटेड जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनके बारे में। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। बात करेंगे शिक्षण की सबसे प्राचीन और पारंपरिक जो विधि है वह कौन सी है, तो दोस्तों वह विधि है व्याख्यान विधि। यह सबसे प्राचीन और पारंपरिक विधि है। बात करेंगे किंडरगार्टन पद्धति के जो जनक हैं वह कौन है, तो वह हैं दोस्तों फ्रेडरिक फ्रोबेल। दोस्तों प्रोजेक्ट विधि, जिसको योजना परियोजना विधि के नाम से भी जाना जाता है, उसका जो प्रतिपादन किया था वह किया था विलियम हेनरी किलपैट्रिक ने। दोस्तों डाल्टन शिक्षण विधि की जो खोज की थी वह की थी दोस्तों हेलन पार्क हस्ट ने। तथा शिक्षण के ज्ञात से अज्ञात की ओर सूत्र का जो तात्पर्य है वह है बालक को उसके पहले वह बातें बताना जो वह जानता है, फिर उसके बाद में जो है नई बातें सिखाना। अर्थात जो उसे पहले ज्ञात है, ज्ञात से अज्ञात की ओर, अर्थात जो उसे उसका जो पुराना ज्ञान है उसमें ही नए ज्ञान का जोड़ना है। बात करेंगे खोज विधि या ह्यूरिस्टिक विधि के जो प्रतिपादक कहे जाते हैं वह कहे जाते हैं H.E. आर्मस्ट्रांग। दोस्तों तथा सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है, तो वह लगता है दोस्तों 36 मिनट का। सूक्ष्म शिक्षण चक्र का जो प्रथम पद क्या होता है, तो दोस्तों वह होता है पाठ का योजना बनाना, अर्थात जो लेसन प्लानिंग करना। दोस्तों आगमन विधि में शिक्षण की किस दिशा में आगे बढ़ता है, तो दोस्तों विशिष्ट से सामान्य की ओर, अर्थात उदाहरण से जो है नियम की ओर जो है आगमन विधि में जो है शिक्षण बढ़ता है। तथा निगमन विधि की बात की जाए तो वह नियम से उदाहरण की ओर, अर्थात सामान्य से विशिष्ट की ओर शिक्षण का क्रम होता है। बात करेंगे बुनियादी शिक्षा या पढ़ता योजना के जो सूत्रधार हैं वह कौन थे, तो दोस्तों वह थे महात्मा गांधी। ये वर्ष 1937 में जो है ने वर्धा योजना की शुरुआत की थी। तथा ये हैंडी क्राफ्ट जो होता है उस पर, अर्थात हस्तशिल्प जो कला है उस पर उन्होंने जोर दिया था। बात करेंगे मांटेसरी शिक्षा पद्धति की जो जनक है मैडम मारिया मांटेसरी जो है वह किस देश से थी, तो वह थी दोस्तों इटली से। तथा शिक्षण की ध्रुवीय प्रक्रिया है, ये कथन जो है वह है दोस्तों जॉन टीवी का। इसके जो 3 ध्रुव बताए हैं वह हैं शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। दोस्तों शिक्षण को द्विध्रुवीय प्रक्रिया किसने माना है, तो वह माना है जॉर्ज एडम्स ने। तो इन्होंने 2 ध्रुव बताए हैं शिक्षक और छात्र। दोस्तों मस्तिष्क उद्दीलन विधि के प्रतिपादक कौन है, तो दोस्तों वह है एलेक्स एफ ऑसबॉर्न। दोस्तों शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए, दोस्तों तो छात्रों के व्यवहार में अपेक्षित सकारात्मक जो परिवर्तन लाना जो है शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। खेल खेल में शिक्षा देने वाले प्ले वे विधि के वास्तविक जनक कौन है, तो वह है कार्लविल कुक। दोस्तों इकाई योजना के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, तो दोस्तों H.C. मॉरिसन जो है वह इकाई अर्थात यूनिट प्लान के जो है प्रवर्तक माने जाते हैं। साखी आदि क्रमित अनुदेशन के जो प्रतिपादक कहे जाते हैं वह कहे जाते हैं नॉर्मन ए क्राउडर। रेखित अभिक्रमित अनुदेशन के जनक के बारे में बात की जाए तो वह हैं दोस्तों B.F. स्किनर। तथा गैरी पद्धति के जो प्रणेता हैं वह हैं दोस्तों विलियम बिर्ड। विनेटिका योजना का विकास किसने किया था, तो वह किया था दोस्तों कार्टन बासबर्न ने। दोस्तों शिक्षण की डेकोली विधि किसके लिए विशेष उपयोगी है, तो दोस्तों मानसिक रूप से मंद और विकलांग बच्चों के लिए जो है शिक्षण की जो ड्रोकोली विधि है वह विशेष उपयोगी है। दूरस्थ शिक्षा में किस प्रकार के शिक्षण का उपयोग किया जाता है, तो दोस्तों जब दूरस्थ शिक्षा की बात की जाए तो वहाँ पर अनौपचारिक या गैर अनौपचारिक जो शिक्षण का उपयोग किया जाता है। शिक्षण के 3 स्तर कौन कौन से हैं, तो दोस्तों स्मृति स्तर, अवबोध स्तर और चिंतन स्तर, ये शिक्षण के 3 स्तर हैं। स्मृति स्तर के शिक्षण प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है, तो दोस्तों वह हैं हार्वर्ड। अवबोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान के प्रणेता की बात की जाए तो वह है मॉरिसन। दोस्तों चिंतन स्तर के शिक्षण प्रतिमान के जनक कौन कहे जाते हैं, वह कहे जाते हैं हंट। पंचपदी प्रणाली के जो जनक कहे जाते हैं वह कहे जाते हैं J.F. हार्वर्ड। दोस्तों कक्षा शिक्षण में प्रस्तावना अर्थात जो प्रश्न पूछना शिक्षण के किस नियम पर आधारित है, तो दोस्तों ये थॉर्नडाइक के तत्परता के नियम से जो है आधारित है। निदानात्मक शिक्षण का क्या उद्देश्य होता है, तो दोस्तों का छात्रों की अधिगम संबंधी जो कठिनाई अर्थात कमजोरी जो होती हैं उनका पता लगाना जो है निदानात्मक शिक्षण कहलाता है। तथा उपचारात्मक शिक्षण की बात की जाए तो निदानात्मक जो परीक्षण होता है उसके बाद छात्रों की जो कमजोरियों को दूर करने के लिए जो शिक्षण दिया जाता है वह उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है।
परीक्षा में छात्रों को सक्रिय रखने के लिए सबसे उत्तम विधि कौन सी है? तो दोस्तों प्रश्नोत्तर विधि या परिचर्चा विधि जो है वह छात्रों को सक्रिय रखने के लिए सबसे उत्तम और महत्वपूर्ण विधि है। दोस्तों प्रश्नोत्तर विधि की बात की जाए तो वह उसके जो जनक कहे जाते हैं वह कहे जाते हैं सुकरात। दोस्तों शिक्षण कौशलों का जो प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो कक्षा के अंदर और कक्षा के बाहर जो है छात्रों के व्यवहार परिमार्जन हेतु जो है शिक्षण कौशलों का प्रयोग किया जाता है। बात करेंगे बाल विकास एवं अधिगम सिद्धांत से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में। बाल मनोवैज्ञानिक का जो जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों पेस्टोलॉजी को जो है बाल मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। तथा आधुनिक मनोविज्ञान की बात की जाए तो वह कहा जाता है विलियम जेम्स को और विलियम वुंड को। इनको दो में से किसी ज़्यादातर विलियम जेम्स देखने को मिलता है आधुनिक मनोविज्ञान के जनक के रूप में। बात करेंगे मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला 1879 किसने और कहाँ स्थापित की थी? तो वह की थी विलियम वुंड ने लिप्जिंग के जर्मनी शहर में। दोस्तों जर्मनी के लिप्जिंग शहर में जो है विलियम वुंड ने जो है प्रथम प्रयोगशाला 1879 में स्थापित की थी। दोस्तों जीन पियाजे ने बाल विकास अर्थात संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? तो इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई हैं। संवेदी प्रेरक तथा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था तथा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ये 4 अवस्थाएं बताई थी तथा इन्होंने अपने बच्चों पर ही जो है प्रयोग किए थे। बालक के नैतिक विकास का जो सिद्धांत किसने दिया था? वह दिया था लॉरेंस कोहलबर्ग ने। तथा सामाजिक सांस्कृतिक विकास का जो सिद्धांत दिया था वह दिया था लेव वाइगोत्स्की ने। दोस्तों वाइगोत्स्की के अनुसार जो जेपीडी का पूर्ण रूप क्या है? तो वह है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट अर्थात समीपस्थ विकास का क्षेत्र। दोस्तों अधिगम का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया था? वह दिया था एडवर्ड एल थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग जो किए थे वह किए थे बिल्ली पर, इसके अलावा चूहे और मुर्गियों पर भी इन्होंने कुछ प्रयोग किए थे। अधिगम का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत जो है किसने दिया था? वह दिया था इवान पी पावलोव ने। इन्होंने जो है कुत्ते पर प्रयोग किए थे। पावलोव को उनके कार्य के लिए किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था? तो वर्ष 1904 में पाचन क्रिया के अनुसंधान पर जो है इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो दोस्तों बीएफ स्किनर। इन्होंने चूहे और कबूतर पर जो है प्रयोग किए थे। अंतर्दृष्टि या सूझ का जो सिद्धांत है किसने प्रतिपादित किया था? तो दोस्तों कोहलर, कोफा और बर्दिमर ने जो है अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत दिया था। ये दोस्तों गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक कहे जाते हैं। दोस्तों बात करेंगे कोहलर ने अपने सूझ के सिद्धांत किस चिंपांजी पर जो है प्रयोग किया था? दोस्तों उन्होंने सुल्तान नाम की चिंपांजी पर जो है अपने प्रयोग किए थे। सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन कहे जाते हैं? तो दोस्तों अल्बर्ट बंडूरा को जो है सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कहे जाते हैं। इन्होंने जो है बोबो नामक डाल पर जो है प्रयोग किए थे। बात करेंगे बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया था? तो वह दिया था अल्फ्रेड बिने ने। दोस्तों तथा द्विकारक और त्रिकारक की बात की जाए तो वह चार्ल्स स्पीयरमैन ने दिया था। दोस्तों बात करेंगे बहुविध सिद्धांत किसने दिया था? वह दिया था होवार्ड गार्डनर ने। बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है? तो वह है बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। बात करेंगे बुद्धि लब्धि शब्द का जो सबसे पहले जो प्रयोग किसने किया था? तो वह किया था विलियम स्टन ने 1912 ने। तथा इस सूत्र को पूर्ण करने का जो श्रेय जाता है वह जाता है टर्मन को। प्रथम सफल बुद्धि परीक्षण किसने तैयार किया था? तो दोस्तों अल्फ्रेड बिने और थियोडोर साइमन ने जो है 1905 में जो है प्रथम सफल बुद्धि परीक्षण का जो सूत्र दिया था। दोस्तों किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था, ये कथन जो है वह है स्टैनले हॉल का। दोस्तों मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के जो जनक कहे जाते हैं वह कहे जाते हैं सिगमंड फ्राइड। तथा मनोसामाजिक विकास का जो सिद्धांत दिया था वह दिया था दोस्तों एरिक एरिक्सन ने। तथा इनमें जो है उन्होंने कुल 8 अवस्थाएं बताई हैं। बात करेंगे पठन अक्षमता या पढ़ने से संबंधित विकार को क्या कहते हैं? तो दोस्तों वह कहलाता है डिसलेक्सिया। तथा गणितीय गणनाओं से संबंधित अधिगम अक्षमता को जो है अर्थात कैलकुलेशन से जो रिलेटेड अक्षमता होती है उसको कहा जाता है डिसकैलकुलिया। लिखने से संबंधित विकार या लेखन अक्षमता को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसको कहा जाता है डिस्ग्राफिया। तथा शारीरिक गौतिक कौशल या समन्वय की जो कमी से जो जुड़ा विकार कहलाता है तो वह कहलाता है डिस्प्रेक्सिया। भाषा को समझने और व्यक्त करने में कठिनाई अर्थात जो भाषा विकार है वह क्या कहलाएगी? तो वह कहलाएगी अफेजिया या डिफेजिया। दोस्तों प्रगतिशील शिक्षा की जो अवधारणा किसने दी थी? तो वह दी थी दोस्तों जॉन डीवी ने। तथा बाल केंद्रित शिक्षा
में केंद्र बिंदु कौन होता है? तो दोस्तों जब बाल केंद्रित शिक्षा की बात की जाए तो उसमें जो है बालक ही केंद्र बिंदु होगा। वंशानुक्रम का निगम समानता को जन्म देता है, ये क्या कहलाता है? तो ये समानता का नियम कहलाएगा। मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत किसने दिया और किसने मूल प्रवृत्तियां बताई थी? तो दोस्तों विलियम मैकडूगल ने है मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया, जिसमें जो है कुल 14 मूल प्रवृत्तियां बताई थी। अधिगम का वक्र जो शुरू में धीमा और बाद में तीव्र होता है, क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है नतोदर वक्र। दोस्तों अधिगम स्थानांतरण कितने प्रकार का होता है? तो दोस्तों ये मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य स्थानांतरण। बात करेंगे जीवन कौशल प्रबंधन एवं आवृत्तियों से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार मुख्य रूप से कितने जीवन कौशल हैं? तो दोस्तों 10 जो है जीवन कौशल हैं। सहानुभूति और जो एम्पैथी और सहानुभूति में क्या अंतर होता है? तो दोस्तों तो स्वयं की जो परिस्थिति में रखकर जो सोचना जो है वह सहानुभूति कहलाता है दोस्तों, और जो स्वयं में महसूस करते हैं तो वह कहलाता है अनुभूति, अर्थात यहाँ पर अनुभूति और सहानुभूति होगा। दोस्तों बात करेंगे स्वयं की पहचान करना, अपनी शक्तियों व कमजोरियों को जो है जानना है, किसका कौशल है? तो दोस्तों ये आत्म जागरूकता अर्थात सेल्फ अवेयरनेस कहलाता है। तनाव का प्रबंधन किस प्रकार का कौशल है? तो दोस्तों ये व्यक्तिगत या जीवन कौशल कहलाएगा। बात करेंगे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार माना गया? तो अनुच्छेद 21A के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया है। दोस्तों बात करेंगे RT 2009 के पूरे देश में कब लागू हुआ था? तो दोस्तों ये 1 अप्रैल 2010 को जो है ये पूरे देश में लागू हुआ था। बात करेंगे RT 1 2009 के तहत प्राथमिक स्तर पर छात्र और शिक्षक का अनुपात क्या होना चाहिए? तो दोस्तों यहाँ पर शिक्षक 1 और छात्रों की संख्या की बात की जाए तो 30 हो गया था, 30:1 होता है छात्र और शिक्षक अनुपात। बात करेंगे RT 1 2009 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षक छात्र अनुपात कितना निर्धारित है? तो वह है 1:35, अर्थात 35 छात्रों पर 1 शिक्षक अनिवार्य है। दोस्तों एक शिक्षक के लिए एक सप्ताह में न्यूनतम कितने कार्य घंटे जो है निर्धारित हैं, अर्थात जिसमें 45 घंटे जो हैं इसमें निर्धारित हैं, जिसमें तैयारी के घंटे भी शामिल हैं। दोस्तों बात करेंगे प्राथमिक स्तर पर शैक्षणिक वर्ष में न्यूनतम कार्य दिवस के बारे में, तो वह है 200 कार्य दिवस और कुल 800 शिक्षण घंटे। उच्च प्राथमिक स्तर पर बात की जाए तो एक वर्ष में न्यूनतम कितने कार्य दिवस अनिवार्य हैं? तो दोस्तों 220 कार्य दिवस और 1000 शिक्षण घंटे जो है इसमें अनिवार्य हैं। विद्यालय प्रबंधन समिति में कितने प्रतिशत सदस्य माता पिता या अभिभावक होते हैं? तो दोस्तों 75% सदस्य जो हैं माता पिता और अभिभावक होते हैं। बात करेंगे प्रेरणा का पदानुक्रमिक आवश्यकता सिद्धांत या मांग का सिद्धांत जो कहलाता है वह किसने दिया था? वह अब्राहम मैस्लो ने दिया था। दोस्तों बात करेंगे मैस्लो के मांग सिद्धांत में सबसे उच्च स्तर की जो मांग है वह कौन सी है? तो वह है आत्मसिद्धि की मांग। दोस्तों पुरस्कार और दंड अधिगम में किस प्रकार के अभिप्रेरक हैं? तो दोस्तों ये जो हैं बाह्य अर्थात कृत्रिम अभिप्रेरक हैं। तब बात करेंगे शैक्षिक मूल्यांकन नीतियों एवं समावेशी शिक्षा से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में। पाठ्यचर्या जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा NCF 2005 को तैयार करने वाली जो समिति के अध्यक्ष के बारे में बात की जाए तो दोस्तों वह थे प्रोफेसर यशपाल। NCF 2005 का जो मुख्य सूत्र या थीम के बारे में बात करेंगे तो उसका जो है शिक्षा बिना बोझ के, अच्छा जो बच्चों को शिक्षा दी जानी चाहिए तो वह दी जानी चाहिए बिना किसी वर्डन के, अर्थात बिना किसी बोझ के। बात करेंगे सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक शब्द का क्या अर्थ है? तो दोस्तों शैक्षिक और शैक्षिक दोनों पक्षों का जो मूल्यांकन जो है वह सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। दोस्तों बात करेंगे रचनात्मक मूल्यांकन कब दिया जाता है? तो दोस्तों शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान जो है लगातार सुधार हेतु जो है रचनात्मक मूल्यांकन किया जाता है। बात करेंगे योगात्मक या संकल्पात्मक मूल्यांकन कब होता है? तो दोस्तों सत्र या टर्म जो होता है कि उसके लास्ट में अंत में जो है योगात्मक या संकल्पात्मक मूल्यांकन होता है, यह ग्रेड या अंक देने के लिए होता है। बात करेंगे समावेशी शिक्षा का मूल सिद्धांत क्या है? तो दोस्तों बिना किसी भेदभाव के सभी बच्चों को एक ही
साथ एक ही छत के नीचे जो है शिक्षा के अवसर देना जो है समावेशी शिक्षा कहलाता है दोस्तों। इसमें सामान्य और विशिष्ट बच्चे सभी बच्चों को जो है एक ही क्रम में एक ही छत के नीचे शिक्षा दी जाती है दोस्तों। बात करेंगे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत हुई थी। तो दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत शुरुआत हुई थी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की दोस्तों। बात करेंगे राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो वह हुई थी वर्ष 1988 में। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की जो शुरुआत की जाती है वह की जाती है वर्ष 1994 में। सर्व शिक्षा अभियान आधिकारिक तौर पर किस वर्ष शुरू किया गया था। तो वह शुरू किया गया वर्ष 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में दोस्तों। मिड डे मील योजना प्राथमिक विद्यालयों में किस वर्ष शुरू की गई थी। तो वह शुरू की गई 15 अगस्त 1995 को दोस्तों। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत शैक्षणिक संरचना का जो नया पाठ्यक्रम है वह क्या है। तो वह पैटर्न जो है वह है 5+3+3+4 का पैटर्न दोस्तों। NEP 2020 का मसौदा तैयार करने वाली समिति के जो अध्यक्ष कहे जाते हैं वह कहे जाते हैं डॉक्टर के कस्तूरी रंगन दोस्तों। मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है, ये कथन जो है वह किसका है। तो दोस्तों ये कथन जो है वह कोठारी आयोग का है। कोठारी आयोग जो आया था वह आया था 1964 से 1966 के बीच में दोस्तों। भारतीय शिक्षा का मानवाधिकार पत्र जो है वह किसे कहा जाता है। तो दोस्तों जिसे मैग्ना कार्टा भारतीय शिक्षा मानवाधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा कहा जाता है वह कहा जाता है वुड के घोषणा पत्र को दोस्तों, जो 1854 में आया था। अगर दोस्तों ये आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों को भी शेयर करें तथा अपना सुझाव देने के लिए कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।